ठीक है, तो x दूरी पे मान लिया इसको, तो x दूरी पे यहाँ v0 मान रहे, देखते आते हैं कि नहीं। तो मान लो यहाँ पे मैंने v अज्यूम कर लिया 0, या फिर दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट पे और 0 रखेंगे और देखेंगे कुछ सेंसिबल आता है कि नहीं। तो यहाँ से कितनी दूरी होगी, r माइनस एक्स, ठीक है। इसकी वजह से इस पे निकालेंगे माइनस के क्यू बाई एक्स, इसकी वजह से इस पे निकालेंगे तो r माइनस एक्स के क्यू प्लस का r माइनस एक्स। इन दोनों का एडिशन किसके बराबर आना चाहिए, 0। समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 आना चाहिए। तो देखते हैं अब x ने अगर कोई सेंसिबल आंसर किया, जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, ऐसे उल्टी सीधी चीजें नहीं आई x की वैल्यू, तो पक्की बात है अंदर यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगी। तो निकाल लेते हैं x, ये और ये तो खत्म हो गए। तो 1 अपॉन एक्स बराबर r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स बराबर x, ये x को उधर भेजो, 2x बराबर r, x बराबर r बाय 2। क्योंकि मैंने दोनों चार्ज सेम लिए तो मेरा आंसर r बाय 2 आया है। अगर मैं q बाय 2 ले लूं तो क्या आंसर बदल जाएगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ ये क्या होगा 2r, और ये क्या हो जाएगा 3x। तो x बराबर किसके आ जाएगा 2 बाय, क्या चार्ज अलग अलग हो, कोई दिक्कत समस्या। अब सिर्फ यही भी पोटेंशियल 0 होगा क्या, और कहीं नहीं हो सकता है, पोटेंशियल है। तो अब मैं इधर आ गया, बताओ अब एक एक के हिसाब से दूरी, ये अब कितनी हो जाएगी r प्लस एक्स। तो अब बताओ क्या क्या रखेंगे, एक तो आ जाएगा माइनस के क्यू बाय एक्स, फिर आएगा प्लस के क्यू बाय आर प्लस एक्स बराबर 0। और अगर ये क्यू बाय 2 है तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा 2, ठीक है। बोलो आगे क्या करना चाहिए, ये और ये खत्म कर देना चाहिए, इसको उधर पहुंचा देना चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स बराबर 2r प्लस 2x आ जाना चाहिए। तो x ये उधर जाएगा माइनस 2x बराबर 2r, तो x माइनस का बराबर 2r, तो x बराबर माइनस 2r। ये माइनस का मतलब क्या है, मुझे उधर नहीं इधर आना था। आया समझ, कोई दिक्कत, निकल जाएगा। तो इसका मतलब मेरा न्यूट्रल इधर लाई करेगा, मेरा न्यूट्रल उधर लाई करेगा। न्यूट्रल नहीं मतलब पोटेंशियल पॉइंट 0, तो दो जगह आ सकता है यहाँ पोटेंशियल 0, कितनी जगह आ सकता है, दो जगह। अब इसको सुलझा लोगे, कैलकुलेशन की बदतमीजी बचाने के लिए मैंने क्या करा, हम्म, हाँ, हम्म, उसे ही तो कहते हैं गलती हो जाना कैलकुलेशन में। तो मतलब मैं एक बार करा दूं इसको, तो यार पहले ही बता देता, इतनी मेहनत क्यों करा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बदतमीजी है ये, बट ठीक है, चल जाएंगे, इतनी गरीबी बहुत है, इसको हटाओ, चलो खत्म रहा। हाँ तो दो चार्ज लिया हमने, 3 गुणा में 10 की घात माइनस 8, माइनस 2 गुणा में 10 की घात माइनस 8, इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चुपचाप हम कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये गुलाम में ये गुलाम में है, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर, सही है। अच्छा अब मुझे फॉर्मूला पता है कि k 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय क्या रखूं, x, कोई भी x दूरी मान लेना, तो दूसरे वाली दूरी अपने आप क्या हो जाएगी। ये माइनस में किसकी वजह से लिख रहा हूं, घटाने के लिए या जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए है माइनस, लेकिन आया किसकी वजह से माइनस, अरे इसकी वजह से। पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज हमेशा साइन के साथ रखते हैं। तो कितना लिखा दूं, 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, ऐसे यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों लगा दो ना, एक बाहर एक अंदर, सूझबूझ ठीक है। जीरो पर क्या रख दो, 0। तो अब सुलझा लो इसको, कि तो गया और ये भी गया, 10⁻⁻8 खत्म। तो क्या बचा 3/x बराबर 2/0.5 प्लस माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 × 3 = 45, तो कितना आ गया 0.45 प्लस माइनस 3x बराबर 2x। अब इसके दो सोल्यूशन निकाल लो, पहला सोल्यूशन कहाँ से आएगा, बताओ, पहले प्लस लोगे माइनस लोगे, प्लस 3x बराबर 2x, तो पक्की बात है माइनस आएगा, उधर जाके माइनस x बन गया, इधर आया 0.45,
बताओ कोई दिक्कत? अब ये दूरी मैंने कौन से वाले चार्ज से ली थी? ये ली थी मैंने 2 × 10⁻8 से। कौन से वाले से लिया? 2 × 10⁻8 से लिया। तो उसी के नीचे तो ये वाली वैल्यू है ना, और ये वैल्यू किसकी आई है? एक्स की। एक्स कहाँ मिल रहा है? इस वाले से। तो एक्स दूरी मैंने इस वाले चार्ज से मानी थी। अरे गणित के हिसाब से इतना समझ ही जाओगे ना कि इसके नीचे एक्स लिखा हुआ है, तो ये दूरी एक्स कहाँ से है? इस वाले चार्ज से है। तो इस वाले चार्ज से ये दूरी कितनी आई है? -0.45। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूसरी वैल्यू और निकालना है हमें। दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे? 0.45। अब इसको क्या ले लोगे? -3x, तो कितना आ जाएगा? 5। सही तो आ रही है। 9 × 5 = 45। हाँ, 0.09 मीटर। सही तो आ रही है। तो इसी को क्या बोल देंगे हम? 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर कहाँ से है? 9 सेंटीमीटर कहाँ से है? जिसके नीचे एक्स लिखा हुआ है। एक्स किसके नीचे लिखा हुआ है? तो जब यहाँ से 9 है, लाला यहाँ से तो 6 ही पड़ेगी, क्योंकि टोटल 15 है। शाबाश। देख रहे हो कहानियां डूब रही है तुम्हारी। ए और बी दो फिगर है। पी लाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेस्पेक्टिवली गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। निकालो वीपी माइनस वीक्यू पहले वाले के लिए। कहाँ है पी? ये रहा है पी। सफेद पे सफेद मजा नहीं आएगा। ये है पी, ये है क्यू। दिख गए? तो वीपी माइनस वीक्यू पूछ रहा है अगला। बताओ कैसा होगा ये? साइन कैसा होगा इसका? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? लाइन ऐसे जाती हुई है, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल घटता है जाते हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के लोग पोटेंशियल घटता है, और ये पूछ रहा है मेरे से पी माइनस क्यू, तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। एक को पैसे का सवाल नहीं। फिर वी बी माइनस वी है, बी माइनस ए। क्या इधर जाने पे पोटेंशियल घटेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल घटती है। तो कितना आ गया आंसर? दोनों पॉजिटिव। कोई परेशानी? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव दिस साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड पी। ए एंड बी दोबारा पढ़ लेते हैं। गिव दिस साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का साइन बताना है। डेल्टा यू। ऊपर तुमने किसका साइन निकाला है? बकवास मार रहा है बिना मतलब। कह रहा है इस बार डेल्टा यू का बता दो, इस बार किसका बता दो? डेल्टा यू का बता दो। अच्छा, अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क होता है? इनटू चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी, इनटू चार्ज इज। अच्छा, ये कैसा चार्ज है? लेकिन हमने कौन सा चार्ज लिया? कितनी साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। ये डेल्टा वी कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। इनटू नेगेटिव चार्ज क्यू डेल्टा वी इज द यू। तो यू कैसा आया इसका? नेगेटिव। आ तो रहा है समझ सबको? ये जितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ उतने आसान है नहीं, कंफ्यूजिंग होते हैं। डेल्टा यू किसके बराबर? क्यू डेल्टा वी। क्यू साइन के साथ रखना है, क्यू साइन के साथ रखना है। यहाँ का डेल्टा वी मुझे पता है पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव है, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो डेल्टा यू कैसा आ गया इसका? नेगेटिव। ऐसे सन्नाटे में बैठ गए सारे, पहली बार सुन रहे हो गए सब? फिर आ रहा है गोरंग समझ? पक्का? देख ले, अगर आ रहा हो तो ना अपने आप आंसर कर देते इनका। ए एंड बी के बीच में अब नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उसने। ये रहा नेगेटिव चार्ज। यहाँ का डेल्टा भी पॉजिटिव था, तो इसकी भी नेगेटिव आएगी। अच्छा, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। क्यू टू पी मुझे क्या लेके जाना है? पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है, प्लस क्यू लेके जाना है क्यू से पी। तो इस वर्क डन का सिंबल बताओ। और ये वर्क डन किसकी वजह से होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होना चाहिए। वर्क डन किसकी वजह से होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा वी इंटू क्यू, या फिर माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। तो अब वर्क डन देखते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, ये यहां से खुद आ जाएगा क्या? खुद तो नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे अगेंस्ट काम करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अगेंस्ट काम करेगा? तो सम एक्सटर्नल वर्क मस्ट हैव बीन देयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव बीन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ पाए? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मेरा वर्क डन कैसा है? जिधर मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है वो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसी है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्स कहां लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? उस साइड। डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव।
समझ पा रहे हो सारी बातें? और आगे देख लीजिए। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अच्छा बी टू ए नेगेटिव चार्ज है, क्या ये भी इसके अगेंस्ट किया जा रहा है वर्क डन? लेकिन जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, और वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से पूछ रहा है, तो क्या ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा? मैं मान लूं कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा हुआ बैठा है ना पूरा? थोड़ा हुआ बैठा है ना पूरा? आ रहा है कुछ समझ में? अगला बता दे। ये अगला बता ना। अरे घर से कुछ करके लाया? तो देखी भी नहीं पिछली क्लास? टाइम ही नहीं मिला मतलब क्या होता है ये? कि कौन से खराब के खेतों में काम कर रहा है, तो ये बता। फिर कौन सा टाइम नहीं मिल रहा तेरे को? कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? तुम्हारी शक्लें बता रही है, तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीजिंग गोइंग फ्रॉम बी टू ए? बी टू ए जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी मोड ऑफ क्यू डेल्टा वी। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव होगी क्या? फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, पॉजिटिव होगी, बाकी जा रहे हो नेगेटिव। ये हो गया ना? हाँ तो बस इसमें इंक्रीज डिक्रीज पूछ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम में से किसी ने नेगेटिव आंसर करा है ना? स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। बोलो जल्दी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कहां से कहां जा रहे हैं? बी से ए जा रहे हैं, क्यू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी के हिसाब से देख लो, डेल्टा वी बढ़ रहा है घट रहा है इधर? नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब बढ़ना घटना नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, खत्म। अब ऐसे बुत बन के बैठे हो बिल्कुल ही, तस्वीर आरती उतार लो इनकी, आगे रोज यहीं बैठ जाते हो बस। हाँ, ये बताओ करा कि नहीं करा? चार चार्ज है, रेंज है, हर कोने पे रखा हुआ है, डी साइड है इसकी, और वर्कडन पूछ रहा है। इन चारों को रखने में क्या वर्कडन लगा होगा? क्या ऐसा सिस्टम ऑफ एनर्जी का पार्टिकल समझाया था मैंने? बोलो। क्यों खुला? अरे हवा से भी टकरा जाता है वो, बंद करो उसे। पता है मेरे को, पर तू मेरी क्यों नहीं मान रहा जब मैं कह रहा हूँ हवा से बच जाता है वो? जा देखिए एक बार को पूरे जीने में देखिए जा। सिस्टम ऑफ एनर्जी बताया था मैंने। ये कैसे बनाते हैं? ऐसा सिस्टम कैसे बनाते हैं? NC2 छह टर्म आएंगी, जिसमें चार्ज साइन के साथ रखोगे। कर लोगे? कर लोगे क्या? कर लेना चाहिए था, आंसर बताते तुम सीधा यहाँ। शक्लें देख ले इनकी, यहाँ से एक बार देख इनका पर्सपेक्टिव। यहाँ से तुझे ऐसा लगेगा एक एक का गला चीरता हुआ चला जा। ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल बुत बन के। तू तो मिलवाएगा पेरेंट्स से, तू तो मिलवा रहा था कि सर 5-6 को तो ले ही आऊंगा मैं। ठीक है। Turbine electrostatic potential energy of a system consists of two charge 7 microcoulomb minus 2 microcoulomb with no external force placed in 9 ठीक है, बताओ क्या होगा इसका? ये भी नहीं है कि सर चलो ठीक है ये हो गया नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, कुछ नहीं है भाई। आएगा आदमी, एक एक क्वेश्चन अपने आप कराएगा, 4 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे, फिर हमारा सिलेबस तो खत्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी आदमी की जिम्मेदारी है, हम तो पढ़ेंगे ना, पढ़ाने देंगे ना पढ़ेंगे। भाई साहब इस स्पीड से काम नहीं चलेगा। तुमसे एनसीईआरटी ना हो रही? क्या कह रहा है? ये क्या खुली हुई है? इससे अलग क्वेश्चन मिल जाएगा तुझे उस किताब में, फिर यही तो लिखा होगा। तो बता दे फिर क्या है? तो पढ़ के तो बता सकता है, तो कौन करेगा ये? 7 माइक्रो कलाम माइनस 2 माइक्रो कलाम, दो चार्ज दिए हुए हैं, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ये लोकेशन है, -9 से 9 के बीच में 18 सेंटीमीटर की दूरी होती है। यहाँ उसने चार्ज दे दिया है कितना? 7 माइक्रो कलाम, और यहाँ चार्ज दे दिया उसने -2 माइक्रो कलाम। अब उसने पूछा क्या? पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी मतलब KQ/R नहीं निकल रही, तो कितने कितने पार्टिकल है? दो। सिस्टम ऑफ एनर्जी लिखी जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले की वजह से क्या लिखी जाएगी? KQ1 Q2। फिर दूसरे वाले की वजह से क्या लिखी जाएगी? कुछ नहीं लिखी जाएगी, एक ही टर्म आती है, दो टर्म।
सर आप करो, कोई 3 लिख दो, हम तो हाँ बोलेंगे। तुम पता वही वाले इंसान हो, सर पे हाथ फेर, ठीक है, एक बार और फेर, एक बार और फेर, तीसरी बार फेरने के बाद ठीक है, लग गया पता, कभी किसी नहीं होते, वो वाले हो तुम। दूसरी टर्म लिखवा रहा हूँ मैं, 2 चार्ज पार्टिकल है, लिखो दूसरी टर्म भी, हाँ आ जाओ। लिखवाना जरा, बता सोच के बता क्या लिखवाएगा दूसरी टर्म जो हाँ बोल रहे थे। ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 7 × 10⁻⁶, इसकी -2 × 10⁻⁶, इसकी 18 × 10⁻²। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, कितना वर्क डन चाहिए। चुप रही हो, गुरंग बताइयो क्या होगा, इसका क्या होगा। क्या कह रहा है, हाँ लिखवा, लिखवाइयो, लिखवा। बस, अरे लिखवा के ही तो होगा ये, लिख दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम, आगे बता क्या लिखूं, अगली लाइन। बस बता, अब तो सवाल पड़ेगा अगला, और तेरे से तो क्या ही उम्मीद रखूं। अगर ये सारे मुझे एक एक करके करवाने ही होते भाई, मैं पढ़ाता क्यों फिर। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन तुमसे पढ़वाता, उसका हिंदी में अनुवाद करता, और फिर जैसे ये बीच में आता ये करवा देता, फिर आगे बढ़ जाता। 6 क्लास 1 चैप्टर खत्म, चलते रहते अपना। तुम भी रोबोट, मैं भी रोबोट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो खत्म ही है ना। तू मेरी बातों पे ध्यान मत दे, तू ये लिखवा, ऐसे गिल्ट मोड में जाके दिखा रहा है मुंह नीचे करके। बढ़िया, तो कौन से वाले का करे फिर, दूसरा चैप्टर यही है। अब पहला कर रहा है तू, जब पहला कर रहा था तब कहाँ था। सर के ई बराबर लिखवा, माइनस डेल्टा के यू, अच्छा के ई, वर्क डन माइनस डेल्टा के ई है। हाँ, अरे तो आंसर तो आ गया लाला, पर ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती ना है। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। वर्क डन तो कभी भी माइनस डेल्टा के ई के बराबर नहीं आया। अरे ऐसे थोड़ी ना करते हो यार, क्यों नहीं होती, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा के क्यों नहीं हो सकती। अरे इसमें नहीं, हो ही क्यों नहीं सकती वो। हाँ, तो अगर वर्क डन माइनस डेल्टा यू है, तो माइनस डेल्टा के ही तो नहीं हो सकता, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अच्छा अब दूसरा बता क्यों नहीं हो सकता, असली बात क्या है। ना ना, ऐसे ही बता क्यों नहीं हो सकता, दोबारा। हाँ बिना मैथ्स के बता। इस क्वेश्चन के हिसाब से मत बता, ऐसे ही बता जनरली। ये तो बोल दिया तूने, वर्क एनर्जी दोबारा पढ़ लेना चुपचाप। असली बात यह है कि अगर मेरा सिस्टम आइसोलेटेड है, आगे बात याद, और अगर मेरा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, और अगर मेरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर मेरे सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव दोनों भी हैं, और सिस्टम में पार्टिकल भी है, तो इन 4 केसेस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी गई थी, जिसमें सबसे जनरलाइज स्टेटमेंट क्या थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू समेशन ऑफ के ई प्लस पी। हाँ तो बोल, वो लाइन लिख जिसको लिखने से नंबर मिलता है, सीबीएसई है, आता तो है पर लिखना भी तो आना चाहिए। वर्क डन माइनस डेल्टा यू लिख दो,
ठीक है, फिर हम्म, तुझे कैसे पता इनिशियली जीरो है? कहाँ रखे हैं? ये वाले? ठीक है, तो चुपचाप रखे हुए हैं यहाँ। अभी इनकी इनिशियल एनर्जी जीरो, एनर्जी कह रहा हूँ वेलोसिटी जीरो, इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद इनकी वेलोसिटी जीरो मान सकते हैं क्या? हम्म। और अगर सेपरेट वर्ड यूज ना करता तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहता और वेलोसिटी जीरो नहीं लेते। हम्म। हाँ, बस। हाँ, लेखक का क्या तात्पर्य है इस बात से कि काइनेटिक एनर्जी तो एज ए लग्जरी मिलती है। क्लास में तो था। जी जनाब। हम्म। गोरा। हम्म। हम्म। ये वाली लाइन दोबारा बोलियो। इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है। हम्म। तो काइनेटिक मैक्सिमम होनी चाहिए फिर उधर, मैक्सिमम होनी चाहिए फिर उधर तो। पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी तुमने जीरो कैसे ली फिर इन्फिनिटी पे? दप्पो। इसलिए फंडेबाजी क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ इस आदमी को, एक इस आदमी को अकेले को रिलेट हो रहा होगा कि मेरा तरीका पढ़ाने का ऐसा क्यों है कि वो दिमाग को रेतता है, क्योंकि फिर ऐसे सवाल खुद से होते हैं, बचना नहीं पड़ता। फिर एनसीईआरटी लगती है टफ है भाई, एनसीईआरटी तो लैंग्वेज भी टफ है, एनसीईआरटी की तो फलाना ढिमका है, सो बातें हैं, करते रहो ऐसी वैसी बातें। पता क्या आंसर है अब? तेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है वेलोसिटी जीरो, वो तो मैक्सिमम है इन्फिनिटी पे। मजा आ रहा है सन्नाटा? क्यों तक नहीं है भाई साहब एक? अब मैं बता दूंगा, तुम्हें लगेगा बहुत आसान है, सुनना और फिर देखना कितना मुश्किल था ये। कितना वर्क डन लगा निकालना जरा। 9 × 10⁻⁹ 9 -9 और +9 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 18 × 10⁻²। इसको मान लिया डब्बा। आंसर क्या आया? डब्बा। हाँ चल बता बता। -0.72 जूल, 0.7 जूल आंसर आ गया। अब ये जो -0.7 जूल है, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। उल्टा सोचते हैं सवाल को। अगर मैं इन्फिनिटी से ये चार्ज लाता और लाके 18 सेंटीमीटर दूर रख देता, कितना वर्क डन लगता? कितना? आई बात समझ? क्लियर हो पाया? सवाल बदल दिया। सवाल क्या है? अगर मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज लाके इस -9 के बगल में रख देता 18 सेंटीमीटर दूरी पे, तो इतना वर्क डन लगता, और वो वर्क डन प्लस होता माइनस होता? बोलो। प्लस होता ना वो तो वर्क डन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यहां माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से। समझ गए? अब वर्क डन कौन करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन करेगा? क्योंकि खुद ही दूर भागेंगे, है ना, जो बोल दो हाँ है। अबे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, खुद कैसे भाग जाएंगे? आप समझना।
अगर मैं इसको इन्फिनिटी से यहां लाता तो नेगेटिव वर्क डन करता सिस्टम पे। तू रहने दे, मत बोल, रुक जा, इन्हें करने दे टाइम बर्बाद। तू कर अपना जो भी कर रहा है, कैरी ऑन, छेड़ नहीं रहा मैं। ये कोई भी सिस्टम है, इस पे जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा वो क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? अरे कुछ वर्क स्पॉन्टेनियस भी तो होते हैं। इस पेन को, इस मार्कर को मैंने यहां से छोड़ दिया, खुद ही तो जाएगा नीचे, और मैं अब उसको खुद ही नीचे लेके जा रहा हूं। तो ये जो मैं खुद नीचे लेके गया हूं, ये कैसा वर्क डन है? किसी को कुछ नहीं आता, तीन जगह कंफ्यूज होता हूं, अब तीनों जगह एक एक करके क्लियर करता हूं, है ना। और अब जितने भी मैंने 18-17 घंटे इस चैप्टर में लगाए थे, उन सब पे गोबर कर रखा है तुमने बिल्कुल। और अगली क्लास में कोई मुझे ऐसा बालक दिख गया बिना पढ़ा लिखा, बेइज्जती करके भेजूंगा। बेटर खुद ही मत आना, ठीक है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं है, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आया, कितना वर्क डन? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ। इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आया है यहाँ, कोई चार्ज नहीं था इस जगह पे, इन्फिनिटी से यहाँ लेके आया, वर्क डन बाय सिस्टम कितना? मैं हेल्प कर देता हूँ, अब तो मैं यही मान के चल रहा हूँ बिल्कुल छठी फेल हो तुम, और 12वीं तुमसे पास होगी भी नहीं, लक्षण लग रहे हैं अभी। आज मैं कमिट कर सकता हूँ ये चीज़, नहीं आ रहे तुम्हारे बढ़िया 12वीं में नंबर, कर लो कितनी भी मेहनत। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? किसी का अगेंस्ट काम ही नहीं करा, अर्थ ही नहीं है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में ताकत ही क्या लगेगी? जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ते हो किसके अगेंस्ट काम करते हो? अर्थ। अर्थ के पास मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी के अपोजिशन में काम ही नहीं कर रहे तो काम ही क्या हुआ वो? तभी तो एनर्जी खर्च होती है वर्क करने में। पेन चलाने में क्या जाता है? एनर्जी जाती है, क्यों जाती है? फ्रिक्शन पी रही है वो एनर्जी। निब से कागज घिसते हो तो फ्रिक्शन में चली गई ना एनर्जी, नॉन मैकेनिकल, समझ रहे हो? किसी चीज को दिखा रहे हो, डिस्प्लेस करवा रहे हो ना उसे, वर्कडन कर रहे हो उस पर, डिस्प्लेसमेंट कहां से आई? वर्कडन से आई। लेकिन किसके अगेंस्ट तो काम करा होगा ना, हवा में थोड़ी ना टेबल दिखाने में कोई दिक्कत लगेगी तुम्हें। हवा में तो अगर ये छींटा भी मार दोगे पानी का टेबल में तो भी टेबल चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। दिक्कत कहाँ आ रही है? जमीन पे खिसकाने में। ऐसा क्या है था जमीन के पास? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन, उन दोनों के रिजल्टेंट ने मुझे एक अपोजिशन प्रोवाइड किया जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ रहा है। तो वर्क डन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं। यहाँ मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ? किसी के अगेंस्ट नहीं, तो वर्क डन कितना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो। अच्छा, दो तरीके के वर्क डन होते हैं, एक जो वर्क डन सिस्टम करे, एक जो वर्क डन मैं करूँ। मैं कौन? एक्सटर्नल एजेंट। दोबारा, कितने तरीके से हो सकता है वर्क डन? या वर्क डन को पढ़ने के कितने तरीके हैं? वर्क डन को पढ़ने के कितने तरीके हो गए? पहला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो कि मैं खुद। वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम काम करके देगा या सिस्टम पे काम होगा। समझते रहे ना अभी? अगेन, कितने तरीके से वर्क डन पढ़ा जा सकता है? दो, कौन कौन से? ठीक है, एक जो सिस्टम करे, एक जो मैं करूं। बहुत आसान भाषा में, एक जो सिस्टम करे और एक जो मैं करूं, दो तरीके के वर्क डन होते हैं। अच्छा, अब इन दो तरीके के वर्क डन में कोई भी एक तरीका पकड़ के उसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है फिर से। जैसे मान लो मैंने वर्क डन किया, अब जो मैं वर्क डन कर रहा हूं वो वर्क डन मेरे द्वारा कहलाएगा या मेरे पे कहलाएगा? वर्क डन बाय मी, वर्क डन ऑन मी, अगेन दो तरीके हैं। मेरा ही वर्क डन पढ़ने के कितने तरीके हैं? दो, कौन कौन से? बाय मी, ऑन मी। सिस्टम का भी वर्क डन पढ़ने के कितने तरीके हैं? दो, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब दोबारा से एक कहानी गाते हैं, है ना, क्योंकि हम ज्वाइनिंग द डॉट्स वाली क्लास ले रहे हैं अब। दोबारा से आ जाओ, कितने तरीके हैं वर्क डन को पढ़ने के? कौन कौन से? एक जो मैं करूँ, एक जो सिस्टम। सिस्टम पे वर्क डन पढ़ने के कितने तरीके? दो, कौन कौन से? ऑन और बाय, के द्वारा, के ऊपर। फिर ऐसे ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को पढ़ने के कितने तरीके? दो, ऑन मी, बाय मी। आ रहा है समझ? क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो क्लास में, इसलिए रिस्पॉन्ड जरूरी होता है। डे वन से करते हैं तो ये हालत ना होती।
जब तक खुद मुंह से बोल के जवाब नहीं दोगे, इतना बढ़िया दिमाग नहीं है तुम्हारा, शांति में बैठ के समझ लो। 5 मिनट इस जैसे को दे दो, ख्यालों में खो जाएगा बिना बोले, इसलिए जवाब देता रहा कर। अच्छा तो अब ये जो वर्क डन किया, ये किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है? 0। वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा यहाँ पे? क्या सिस्टम है? तो वर्क डन भी कहां से आया? तो वर्क डन बाय सिस्टम भी क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा? वही तो होगा जो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, 0। क्लियर है? इस कहानी को छोटा करके कोने में डाल देते हैं, दूसरी कहानी पढ़ते हैं। अब मान लो ऑलरेडी यहाँ पे एक चार्ज था प्लस क्यू, ऑलरेडी एक चार्ज था। अब मैं इन्फिनिटी से एक दूसरा चार्ज लेके आया, ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और मैंने इसको किसी r दूरी पे ले जाके रख दिया। किस पे? r दूरी पे ले जाके रख दिया। क्या अब वर्क डन लगा? अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? वर्क डन। बताओ, तुम बताओ क्या निकालना है? बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लो पहले, है ना? ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते हैं पहले। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालो तो कैसे निकाला जाता है? वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मुझे छोटा सा वर्क डन निकालना हो तो ये परिभाषा होगी। dw क्या है? छोटा सा वर्क डन। और dx क्या है? तो असलियत में dw क्या हुआ? dx के कोरेस्पोंडिंग जो वर्क डन हुआ है। dx डिस्प्लेस करने के लिए कितनी ताकत लगाई है, कितना कार्य किया, वो dw है। तो मान लेते हैं मेरी डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर है। कौन सा एरो डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को? नीचे वाला। ठीक है, तो ये हटा दूं तो मेरी dx की डायरेक्शन पता है तुम्हें? फोर्स किधर लगा रहा हूं मैं? यहां लाने के लिए इसको इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना एंगल है? 0। कैसे? यहां बोलना होता, दिख रहा है? दिख तो रहा है भाई, सेम डायरेक्शन में है तो एफ डॉट डी एक्स कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना? तो ये क्वांटिटी कैसी बनी? एफ डॉट डी एक्स क्या बनी यहाँ पे? पॉजिटिव। इसका मतलब मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। पॉजिटिव वर्क डन का यही मतलब होता है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? एनर्जी खर्च कर रहा है। कौन कर रहा है एनर्जी खर्च? लेकिन ये सारी बातें कब सही है? जब किसके फ्रेम से देखो सारी बातें? एक्सटर्नल एजेंट। सारी बातें किसके फ्रेम से सही है? तो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, उसी के फ्रेम से उसका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। होल सिस्टम, वो बात की बात करेंगे, वहां मत जाओ। अगर तुम्हें वहां जाना होता, ग्रह कार्य करके लाते पूरा। ये क्लास दोबारा नहीं हो रही होती वर्क डन के ऊपर, ठीक है? अभी बस जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो, जो तुम नहीं सोच पा रहे हो उससे ज्यादा ही बता देता हूँ मैं हमेशा ही। दोबारा से, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल एजेंट के फ्रेम से ही जो वो कार्य कर रहा है उसमें एनर्जी खर्च हो रही है। अब ये एनर्जी जो खर्च हुई है, हम तो पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेटिव है, 8वीं क्लास से ही रट रहे हो ना, एनर्जी कंजर्वेटिव कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो गई कहां है एनर्जी? सिस्टम बनने में चली गई। और सिस्टम बनने में कहां चली गई? स्टोर हो गई। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब आ रही है बातें समझ? तो मैंने जो वर्क डन किया उसमें क्या मेरी ताकत लगी, एनर्जी लगी, खर्च हुई। अब एनर्जी खर्च होकर मर तो नहीं सकती, कहां चली गई? सिस्टम बनाने में काम आ गई। तो सिस्टम बनाने के लिए वर्क डन किया जाता है। कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट। कैसा वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये वर्क डन एफ डॉट डी एक्स है, लगा लिया एफ डॉट डी एक्स। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय, सही है? अब ये कहां से कहां तक कर रहा हूं वर्क डन में? कहां से ला रहा हूं इसको? इन्फिनिटी से। कहां तक लाया? आर दूरी तक लाया। क्लियर है? अच्छा अब एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने ये पेन छोड़ दिया, तो इस पे मैंने काम किया ग्रेविटी ने, ग्रेविटी ने, सही बात है? अब ये जो ग्रेविटी ने काम किया, ये मैं कैसे निकालूं? मैं जो काम करता हूं वो निकाल सकता हूं ना। मैं तो ये बता सकता हूं ना मैं कितना पैसा खर्च किया। मैं कैसे बता सकता हूं दुनिया में कितना पैसा खर्च हो गया? अब यहाँ खेल है एक और जो समझ में नहीं आता किसी को भी। ये पेन छोड़ा, काम मैंने नहीं किया, तो मैं निकाल भी कैसे सकता हूं? बट मुझे पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
अब इतनी छोटी सी बात का कितना नाजायज फायदा उठा सकता है, देखना। इस बात में क्या हुआ है कि ये काम तो मैंने करा है, ये तो मैंने ही करा है, लेकिन कितना कर दिया जितना सिस्टम ने करा होगा। क्या अब मैं अपना वर्क डन निकाल लूं, क्या अब मैं अपना वर्क डन निकाल लूं और बोल दूं सिस्टम ने इतना काम किया होगा? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो मेरे पास मेजरिंग टेप नहीं है, मेरे को ये लेंथ निकालनी है, तो मैंने एक धागा लिया, इस लेंथ का धागा तोड़ लिया, घर लाया, स्केल रख दिया, नाप लिया, तो जितना वर्क डन इसमें हुआ उतना ही वर्क डन इसमें हुआ। लेकिन ये वाला तो मैंने करा, ये तो निकाल सकता हूं, और अगर मैंने ये वाला अपने द्वारा किया गया वर्क डन निकाल लिया तो सिस्टम से ये वाला भी निकाल लिया, तो मैंने ये निकाल लिया इनडायरेक्टली, सिस्टम ने कितना काम किया। अब इसमें क्या फर्क है, मैं क्यों निकाल पा रहा हूं इस वर्क डन, क्योंकि मैं कर रहा हूं, और मैंने पता है किस तरीके से काम किया, मैंने इस तरीके से काम किया है। क्या ऐसा करने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ रही है? अरे ऑल द टाइम ताकत लगानी पड़ रही है। ये पेन यहाँ रुका क्यों है, मैंने पकड़ रखा, छोड़ दूं तो कहां जाएगा, नीचे। तो मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, इसको यार रोकने में भी, यहां, यहां। अब सुनना, इस पूरे प्रोसेस में मैं कंटिन्यूअसली किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, आ रही है समझ? क्यों कर रहा हूं पर मैं ऐसा, क्योंकि ताकि ये सिस्टम काइनेटिक एनर्जी गेन ना कर ले, मुझे निकालनी है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? वो तो तभी पॉसिबल है जब काइनेटिक एनर्जी गेन ना हो। तो मैंने इस सिस्टम को खुद मूव कराया बहुत धीरे धीरे, खुद मूव कराया बहुत धीरे धीरे, समझ रहे हो? और क्या निकाल लिया, खुद से किया गया वर्क डन, क्या निकाल लिया, खुद से किया गया वर्क डन निकाल लिया। और काइनेटिक एनर्जी कितनी रही, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट कितनी है, जीरो। समझ आई चाला के? इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसे निकाल लेते हैं हम चुपचाप। वरना हमारी क्या औकात, धरती वहां कितनी काम कर रही है, कितना काम जो भी है उसका, वो हमें क्या मतलब है उससे, और मतलब वो भी तो भी हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, जैसे कुदरत को आंखों से देख थोड़ी लेंगे, ठीक है? ऐसे बता सकते हो तुम हवा इतनी तेज चल रही है, सेंसर बताते हैं ना वो, तो तुम थोड़ी ना बता दोगे, तुम्हें थोड़ा दिखता है, ये रहा नाइट्रोजन, जरा पकड़ियो। समझ पा रहे हो? अगर ऐसे हम मोलिक्यूल्स पकड़ पाते तो सबसे पहले अमोनिया पकड़ लेते, बदबू नाम की चीज ही नहीं होती दुनिया में, पर कर नहीं सकते ना। तो जब हम मॉलिक्यूल के पास नहीं जा रहे, फील्ड के पास कैसे पहुंच जाएंगे? फील्ड तो ऐसा लगता है नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज है बिल्कुल ही, एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसको कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्या बदतमीजी है। इसलिए समझना मुश्किल हो जाता है, और इसको समझने का हमने क्या जरिया ढूंढा, काइनेटिक एनर्जी खत्म करो, खुद काम करो और सिस्टम के नाम चढ़ा दो, ठीक है? ये होता है असली चढ़ावा कुदरत को, दूध दही पानी नहीं। 10-10 रुपए लेके पहुंच जाते हो तुम पत्थरों पे। खैर, अब पता नहीं ये वाली वीडियो डाल पाएंगे कि नहीं, हम ज्यादा बातें हो गई। सबसे पहले तो इस पे पत्थर पड़ेगा, इन्फिनिटी से आर तक लाए। अब गैस करो कैसे लाए होंगे, ऐसे लाए होंगे, ये चार्ज पकड़ा। क्यों ला रहे हो हम ऐसे इतनी धीरे धीरे? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी। तो हर पॉइंट पे मैं कंटिन्यूअसली किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, सिस्टम के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, कैसे? क्योंकि जैसे ही तुम ये चार्ज रख के छोड़ दोगे तो ये चार्ज कहां भागेगा, इससे दूर, इससे दूर। अब ये इस पे ऐसा कौन सा फोर्स लगा रहा है जिससे ये दूर भाग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसने, इस वाले पार्टिकल ने इस पार्टिकल पे इस साइड एक फोर्स लगाया जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है, और मैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही तो काम कर रहा हूं। किसी के अगेंस्ट काम करूंगा तभी तो वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, बिना फ्रिक्शन के मेरे को थोड़ी ना जमीन पे चलाने में किसी चीज को दिक्कत आएगी। अगर फ्रिक्शन जीरो कर दूं और मुझे जमीन पे चीजें चलानी हो तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितना वर्क डन चाहिए? अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो तुमने अगर इनिशियल एक्सेलरेशन उसको दे दी या इनिशियल वेलोसिटी दे दी तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा उसका, जीरो। क्या ही वर्क डन लगेगा, फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को, समझ गए? ऐसे ही मैं किसी के अगेंस्ट ही तो काम करूंगा। अब पता लगा वो अपोजिशन फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपोजिशन फैक्टर जिसके अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूं। समझ आया? अब तुम्हारी एक एक कहानी रिलेट हुई। पहला, जब मैं काम करता हूं तो
एनर्जी खर्च होती है, वो खर्च हुई एनर्जी कहाँ जाती है? सिस्टम बनने में। सिस्टम बनने में कहाँ गई? सिस्टम में स्टोर हो गई। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और वो हुई क्यों? क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट काम कर रहा था। सारी बात क्या है? किसकी? किसी के। अब किसके अगेंस्ट काम कर रहा था वो तो मैं निकाल नहीं सकता, पर मैं काइनेटिक एनर्जी जीरो करके और खुद वो काम करके सिस्टम का बता सकता हूं। क्लियर पूरा? ठीक है। तो ये इस फोर्स को, ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स और डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, और मेरी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। अब ध्यान से सुनना, इस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना लगा? डीडब्ल्यू। इस पॉइंट पे मैं इधर लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल, इस साइड लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल क्यू चार्ज पे, और इस साइड क्या लगा रहा हूं? ये तो मैं नहीं लगा रहा है, तो खुद ही लग रहा है। अब रीजन एक और था वेलोसिटी जीरो करने का। क्या वेलोसिटी वाकई में जीरो है? नहीं, बहुत कम है। किसके बराबर? ना के बराबर है। इतनी कम है कि एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी। क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन इज टी को तो कर दो इनफाइनाइट, वी को अप्रोच करवा दो जीरो। बहुत ज्यादा समय में बहुत कम रफ्तार पकड़ी है तो एक्सेलेरेशन तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई ना। सही आ रही है चीजें समझ? तो तुम्हें लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ एक्सटर्नल इस मोमेंट पे बराबर होंगे? ये पेन मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, क्या कंडीशन है इसको यहाँ होल्ड करके रखने की? मैं इतनी तो ताकत लगाऊं जितनी ग्रेविटी इस पे लगा रही है। ठीक है। अब तुम्हें पता ना हो, मुझे पता है, मैंने अपना हाथ यहां से यहाँ किया है, तुम्हें पता लगा? अब दिखाया तो पता लगा, थोड़ी देर पहले नहीं पता था, है ना? और अभी मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ इसको, बहुत धीरे। समझ पा रहे हो? लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तो इसी पॉइंट पे पकड़ा हुआ है? वो तभी पॉसिबल है जब मैं कितना फोर्स लगाऊं, जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है। लेकिन मुझे कहां लगाना पड़ रहा है फोर्स? ऊपर। ग्रेविटी कहां लगा रही है? तभी तो रोक के रखने के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा ना फोर्स। मुद्दा क्लियर है? मैं इधर फोर्स क्यों लगा रहा हूं? उधर है। और अगर मेरा पार्टिकल मुझे यहां रुका दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहा है। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डीएक्स? क्या ये एक ही बात है दोनों? बट एक कमी रह गई बस। अब मेरी डिस्प्लेसमेंट तो आज भी इधर ही है, बट जो फोर्स तुमने लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो उस साइड है। तो क्या अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा? क्या अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे आता है, इसलिए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। क्या? अब ये जो वर्क डन आया, ये जो वर्क डन आया ये नेगेटिव है, ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डीएक्स है। तो इतना हिस्सा क्या है कहलाया? इतना हिस्सा कहलाया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का, डीएक्स भी जो ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाया? वर्क डन बाय इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय। ऐसे आता है। क्लियर है? अब अगर मेरा एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू किया गया वर्क डन पॉजिटिव आया तो सिस्टम के थ्रू कितना आएगा? नेगेटिव आएगा ना। इसलिए वो आदमी बच बच के बोल रहा था जो भी ऊपर आंसर आया बस उसका नेगेटिव ले लो। आई अब समझ में? उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है जितनी तुम्हें अब हुई है, इसलिए वो एक लाइन में आंसर कर पा रहा है 10 सेकंड के अंदर। और तुम्हें हवा नहीं पड़ रही है, आदमी बोल कर रहा है, कौन सी लिपि पढ़ ली इसमें? ये क्लियर हुआ मुद्दा? अब इलेक्ट्रोस्टैट तो मेरे को तो पता ही है फोर्स कितना होगा, के क्यू, बोलो। अरे एक क्यू वन होगा, एक क्यू टू होगा, बाय आर स्क्वायर। कहाँ? यहां से यहां तक की तो दूरी एक्स है। किसी जनरल दूरी पे बात कर रहे हो ना? अभी सिस्टम बनाया थोड़ी ना है तुमने, बनेगा अभी तो सिस्टम। कब बनेगा? अच्छा ये क्या निकाल रहे हो तुम यहाँ पे? एक इंस्टेंट की एनर्जी। यहाँ पे क्या निकल रही है कि डीएक्स डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन लगा। तो सिस्टम बनने में सिर्फ डीएक्स का वर्क डन लगा है? नहीं, सिस्टम बनने में कितना वर्क डन लगा? इन्फिनिटी से आर तक का। और अगर मुझे वो सब टोटल जोड़ना पड़ जाए तो कंटिन्यूअस वैल्यू से कैसे जुड़ेगी? इंटीग्रेशन से जुड़ेगी। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सारे इन्फिनिटी से कितने डीएक्स होंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट डीएक्स होंगे। इस वाले डीएक्स, इस वाले डीएक्स, इस वाले डीएक्स, इन सभी डीएक्स की वजह से क्या वर्क डन आया? जो इन्फिनिटी से आर तक ले जाने में आया। तो नेट पोटेंशियल कितनी स्टोर हुई होगी सिस्टम में?
जितना ये वर्क डन लगा होगा। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से आर तक। ऐसे चल रही है कहानी। तो बताओ क्या आ जाएगा अब आगे, क्या करेंगे? माइनस लगाई हुआ है, के बाहर निकाल दूं। अब तो मतलब मैथ्स में तो ना जाऊं इतना। के Q1 Q2 बाहर, अंदर क्या बचा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से, लिखो माइनस के Q1 Q2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 ओवर एक्स इन्फिनिटी से आर। क्या मुझे लिखना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? माइनस के Q1 Q2, बोलो अपर लिमिट माइनस 1 बाय आर, माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो ये कितना हो गया? 0। तो कितना बचा है? माइनस के Q1 Q2, यहाँ क्या बचा? माइनस माइनस तो प्लस कर दूं अब, डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूले ने भी वही बताया? क्या मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल रहा था, पॉजिटिव आया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा? नेगेटिव। पहले इस सिस्टम को ध्यान से समझो। ये पहली बात बताई मैंने तुम्हें, ये दूसरी बात बताई। अब मैं चारों एंगल की बात करता हूँ, है ना? चारों एंगल कौन कौन से हैं? कि वर्क डन दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, एक जो एजेंट करता है मतलब मैं, और एक जो सिस्टम करता है। सिस्टम को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक, और ऐसे ही एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक। ये सारे कंफ्यूजन आज खत्म करते हैं वंस फॉर ऑल। इसके बाद अगर मुझे वर्क डन पढ़ाने की जरूरत पड़ी, और मजे की बात, पहले भी मैं एक बार ये बता चुका हूँ, एक बार फिर से तुमने ऐसी हरकत कर दी, फिर तुमने एक पूरी क्लास वर्क डन के ऊपर ले ली थी। हाँ कभी कभार, बोल बोल बोल। नहीं मैं तो भूखा बैठा हूँ, बोल तो सही है, जवाब मैं दूंगा। क्या हो जाता है कभी कभार? रुक जाना। हाँ यही मतलब नहीं बेटा, तीसरी बार हो रहा है कभी कभार नहीं। हाँ आगे बता बस। हाँ तो अब एक एक पर्सपेक्टिव क्लियर करते हैं, टाइम तो खराब हो ही रहा है, तो ढंग से सीख के जाओ आज ये चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें काम ना है, ठीक है? जस्ट लाइक वेक्टर। पहला बताओ क्या करना चाहोगे, बाय एजेंट या बाय इलेक्ट्रोस्टैट? बाय इलेक्ट्रोस्टैट करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है यहाँ पे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्यों? हाँ चार्ज उसके पास आ रहा है, चार्ज उसके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या चाहता है? इस चार्ज को दूर भगाए। तो चार्ज पास आ रहा है दूर भाग रहा है? पास आ रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। जो वो चाह रहा है उसका उल्टा हो रहा है, जो वो चाह रहा है उसका उल्टा हो रहा है, सही है? तो ऐसा भी तो फील कर सकता है ना ये सिस्टम ऐसा फील नहीं कर सकता कि यार ये चार्ज तो खुद चल के इसके पास आया, इसने तो दम भी नहीं लगाया। समझो इस बात को, मैं कह रहा हूं इस Q1 को क्या महसूस होगा कि आदमी यहाँ आके बैठ क्यों गया खुद ही, क्या ही बुला के लाया इसको? इस तो ऐसे ही लगेगा ना, ये पता नहीं वाला अपने आप ही चल के आके बैठ गया। तो क्या Q2 का इंफिनिटी से यहाँ आके बैठ जाना इसके लिए स्पॉन्टेनियस एक्शन है? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला। अब रिलेट करो थर्मोडायनेमिक्स 11वीं में, समझ नहीं आती केमिस्ट्री में बालकों को। स्पॉन्टेनियस की एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है, नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि स्पॉन्टेनियस किसके लिए? Q1 के लिए स्पॉन्टेनियस है वो। कौन सा एक्शन Q1 के लिए स्पॉन्टेनियस है? Q2 का उसके बगल में आके बैठ जाना, समझे? ठीक है अब बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहाँ? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या कंजर्वेटिव फोर्स कोई काम कर रहा है इधर? नहीं, उसके तो अगेंस्ट काम हो रहा है, वो तो काम कर ही नहीं रहा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव। अरे नेगेटिव, दोबारा समझ लो क्या दिक्कत है। इस Q1 के बगल में आके Q2 बैठा, क्या इसने इसको अपोज करा होगा? करा होगा। कोई भी चीज हमारी विल के अगेंस्ट हो रही है तो वो खुद हो रही है ना, हम तो नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर हमारे अकॉर्डिंग होती तो हमारी विल पे होती, विल के अगेंस्ट क्यों होती? एक बार कभी करके देखना एक्सपेरिमेंट, है ना? कभी कभी एक्सपेरिमेंट के लिए जान जोखिम में डाल देनी चाहिए, साइंस वाले आदमी होते हैं। तो कभी जाना है ऐसे 5वीं 6ठी मंजिल पे, टॉम एंड जेरी की तरह छत पे चलते रहना बस। एक मोमेंट ऐसी आएगी, तुम चाहोगे नहीं नीचे गिरो, बट फिर भी नीचे गिरोगे। तो तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या इच्छा के खिलाफ काम हो रहा है? अपोजिट काम हो रहा है। तो तुम्हारी विल के अगेंस्ट काम होने वाला तो खुद से होता है ना, क्योंकि अगर वो खुद से ना होता तो तुम्हारी विल के अकॉर्डिंग होता। भाई दो ही चीजें हैं,
या तो मेरी इच्छा अनुसार हो या मेरे इच्छा के खिलाफ हो, है ना। न्यूट्रल बातें तो वही होती है जब मेरी कोई इच्छा ही ना हो। और फ्री फॉल या छत से गिरते आदमी किसी की इच्छा नहीं होती कि वो नीचे गिरे, वो तब तक होती है जब तक वो एज पे खड़े होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें ऐसे मजा नहीं आ रहा होता, यू हू करके नहीं गिरते वो, गिरते सैडनेस में ही है। तो वो छत पे भी कैसे पहुंचा अपनी विल के अगेंस्ट, लेज पे भी क्यों खड़ा हुआ है अपनी विल के अगेंस्ट, तो उसको तो सारे काम उसके विल के अगेंस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके एग्जाम के मार्क्स उसके विल के अगेंस्ट आ गए, तो अब उसने सोचा कि हर चीज अब मैं अपने विल के अगेंस्ट करवाऊंगा। नेचर हमारी साइकोलॉजी तक में इन्वॉल्व है। इनिशिएशन उसका है, बट हर चीज उसके विल के अगेंस्ट है। वो अपनी विल के अगेंस्ट गया है ना, ऐसा तो नहीं था वो एक्साइटेड था, मजा ही आ गया जाने में, दुख तो हो रहा है ना उसे भी, ऐसे एक्साइट हो गया कि तुमने कभी सुसाइड नोट देखा है? अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा 6 बार लिखा हुआ है, 36 एक्सक्लेमेशन मार्क है, तुम भी कूदो। नहीं पढ़ा ना कभी ऐसे सुसाइड नोट, क्यों नहीं पढ़ा? शुरुआत से उसके आदमी की विल के अगेंस्ट काम हो रहा है, अब उसके इतनी विल के अगेंस्ट काम हो गया कि अब जीना भी उसकी विल के अगेंस्ट लग रहा है उसे, ठीक है, ऐसे काम हुआ। खैर साइकोलॉजी से बाहर आओ, क्योंकि तुमसे फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही, साइकोलॉजी तो कहीं पढ़ोगे तुम, है ना। चुप बैठा है, तो कभी कभी टंकी जरूरी है हर बार भरे, एक दो बार खाली भी रह जानी चाहिए। आओ, एक तो टंकी भी तो सफेद सिंटेक्स है, ट्रेडमार्क छोड़ रखा है इसने अपना। खैर, तो अब हम निकाल देते वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय, क्या ये जो Q2 बगल में बैठा है इसकी विल के अगेंस्ट बैठा है, बैठा है, इसकी इच्छा है क्या यहाँ के बैठ जाए, ये तो अपोज कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, बट उसको क्या फील हुआ है, अरे खुद से आके बैठ गया, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था वो खुद से हो रहा है। क्लियर हुई ये बात, पक्का? अब मेरे को बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है इधर, क्यों नेगेटिव? क्योंकि उसके लिए खुद से हो रहा है वो, उसके लिए वो स्पॉन्टेनियस चीज है, बैठी दिमाग में, शाबाश। अब आते हैं वर्क डन ऑन कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन ऑन सिस्टम। अभी क्या निकाला मैंने, वर्क डन बाय सिस्टम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंटर बना के, वर्क डन बाय सिस्टम, क्या बताया तुमने कैसा आया, शाबाश। अब दूसरा क्या निकाले, वर्क डन ऑन सिस्टम, बताओ सिस्टम पे काम हो रहा है क्या, तभी तो सिस्टम बना है, सही है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज, अगर वर्क डन नेगेटिव है, अगर वर्क डन, तो जिसके फ्रेम से वर्क डन नेगेटिव है उसे एनर्जी मिलती है, नेगेटिव है उसे एनर्जी मिलती है, जिसके फ्रेम से वर्क डन नेगेटिव है उसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस चार्ज के बगल में दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, क्या मूव कर सकता था खुद से, नहीं कर सकता, इतनी तो बात समझ में आती है। अगर ये चार्ज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब इन्फिनिटी तक इसके कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ये मूव करेगा Q1, Q1 कभी भी मूव, अब इसके बगल में Q2 लाके बिठा दिया, अब अगर इस Q1 को मैं फिक्स ना करूं, छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, भागेगा, और भागने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, डिस्प्लेसमेंट बिना फोर्स के आ नहीं सकती, तो इसका मतलब वर्क डन मतलब एनर्जी, तो इसको एनर्जी मिली है तो इसलिए दौड़ सकता है ये, आई बात समझ में, क्लियर है? अगर यही वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव आ जाता तो इसको एनर्जी मिल रही होती है, इसकी एनर्जी खर्च होती, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी मिलना, बोलो सही बात, इसका मतलब है एनर्जी मिलना, कोई दिक्कत? अच्छा इसका फिर मतलब क्या होगा, एनर्जी के फ्रेम से वर्क डन ऑन सिस्टम का पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब खर्च हो रही है, इसका मतलब सिस्टम को बनाने में एनर्जी खर्च हो रही है, तो ये क्या है, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी टू फॉर्म सिस्टम। और तुम्हें आज ये भी रीजन समझ आएगा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई थी, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी जीरो इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसलिए
ये रीजन है। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, ऐसे केजी में एबीसीडी भी नहीं सीखी होगी तुमने, इतनी धीरे चल रहा है। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकते हो। अब तुम्हारी चल रही है कच्ची मीठी आज की, कल से भट्टी में उड़ेल के पकाना चालू कर दूंगा आग में। हाँ हाँ, तो किसकी एनर्जी लग रही होगी इसको बनाने में, एक्सटर्नल एजेंट की या क्यूबन की? हाँ, तो वो एक्सटर्नल एजेंट की जो एनर्जी लगी वो क्यूबन को गेन हो गई, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। ये हुआ है इसलिए। हाँ, अभी आऊँ ना, दो चीज हो पढ़ाऊंगा। ये किसके हिसाब से था? सिस्टम के फ्रेम से था सब कुछ। अब किसके फ्रेम में चलते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, और फिर वर्क डन बाय या ओन ओन एक्सटर्नल एजेंट। क्या एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है? और ये तो हमने प्रूव किया मैथमेटिकली, ये तो हमें पता ही है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है क्या बनाने में, सिस्टम बनाने में, एक्सपेंडिंग एनर्जी टू फॉर्म सिस्टम। अच्छा, वर्क डन ऑन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट पे क्या काम किया गया यहाँ पे? नेगेटिव। अब समझना, हाँ हाँ, अब समझना ये दोनों क्यों रिलेट होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैट और एक्सटर्नल क्यों रिलेट हो रहे हैं। ये जो इसको अपोजिशन फील हो रहा है, इस चार्ज को इधर मूव करने में अपोजिशन फील होगा ना। अगर अपोजिशन फील ही ना होता, वर्क डन सारा ही जीरो होता। तो वो अपोजिशन किसकी वजह से फील हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट उधर कराना चाहता है। समझ पाए? तो मेरे को क्या लगेगा कि मेरे पे खुद से एक फोर्स मेरे अगेंस्ट लग रहा है, क्या वो फोर्स इसकी विल के अगेंस्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके खिलाफ काम कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? इस नेगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ ऑन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट को एनर्जी मिल रही है, वो तो बट एक्सपेंड कर रहा है, तब से तुम यही पढ़ रहे हो। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अपोजिट काम कर रहा है। अब ये चौथी बात कहनी चाहिए मेरे को, तीसरी बात ही होगी, चौथी बात है ना। ये चौथी बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अभी अभी मैंने बताया कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि सिस्टम बन रहा है। अब मेरे को बताओ, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, तो ये सिस्टम बन रहा है या सिस्टम खत्म हो रहा है? एक्सटर्नल एजेंट को अगर सिस्टम मान लिया जाए, तो वो तो यहां था, अब वो यहां ले आया खुद को, और किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में। एक एक्सटर्नल सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में। क्लियर हुई ये बात? तो ये तो खत्म हो रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए इसकी कोई सेंस नहीं बनती, समझ रहे हो, इसकी कोई सेंस। इसलिए इसको हटा के हम क्या पढ़ना चालू कर देते हैं? ठीक है, और तुम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो। ये ओन एक्सटर्नल एजेंट है ना, कौन करेगा? सिस्टम करेगा ना। और सिस्टम कैसा वर्क डन कर रहा है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, इसीलिए चौथी बात कंफ्यूजिंग लगती है, इसलिए हम चौथी बात को इस लैंग्वेज में ना बोल के इस लैंग्वेज में बोलना चालू करते हैं, क्योंकि हमारा काम है चीजों को समझने का। तो हम शब्दों का जाल क्यों बनाएं? ठीक है, जब तुम्हें इस वाली भाषा में दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना इससे आसान भाषा इस्तेमाल कर लो। क्या अब तुम्हें चारों बातें क्लियर है? ठीक है, अब क्योंकि समय तो लग ही रहा है, तो अब एक और काम करते हैं। अब फिर तेरी क्लास छूटेगी, फिर तुझे समझ में नहीं आएगा। क्लास खत्म हो जाने दे, उसके बाद बाल्टी रख दूंगा। देख, पानी भरे ना भरे, मैं तेरे में चाहते जरूर भर दूंगा। सामने देख ले चुपचाप, टाइम खराब मत कर। तेरा तो टाइम जरूरी है नहीं, मुझे दिख गया, मेरा है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगेन मैं इन्फिनिटी से लेके आया इसको। ठीक है, अब इसमें वही चार बातें निकालेंगे, चारों की चारों पे देखेंगे क्या हो रहा है। प्लस क्यू माइनस क्यू कहां से ला रहा हूँ? इन्फिनिटी से। कहां लेके आना है मुझे? आर दूरी पे। कहां लेके आना है? आर दूरी पे।
अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इस पोजीशन पे, अगर मैं इसको dx मान लूं, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करूं, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, dx भी इधर है, और मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे क्या अचीव करना है, काइनेटिक एनर्जी जीरो अचीव करनी है, तभी तो पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। वो तो तभी अचीव हो सकती है जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स इसके अगेंस्ट लगाऊं, जस्ट लाइक दिस। किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं मैं फिलहाल, और अगर छोड़ दूंगा तो ये खुद नीचे जाएगा, मैं इसको खुद नीचे जाने से रोक रहा हूं, ये वो वाला वर्ड। ठीक है, तो इस बार एफ एक्सटर्नल इधर क्यों लगाना पड़ रहा है, वी जीरो करने के लिए। वी जीरो करने के लिए मतलब क्यों करनी है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी समेशन अंडर आइसोलेटेड सिस्टम और कंजर्वेटिव सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और मुझे बता, अगर पोटेंशियल जीरो होगी तो पोटेंशियली मैकेनिकल एनर्जी आएगी, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम तो दो हिस्सों में टूटती है, काइनेटिक पोटेंशियल, उसमें कुछ पार्ट काइनेटिक का आ गया, कुछ पोटेंशियल का। मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा किसका है, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल निकालनी है तो काइनेटिक क्या रखनी पड़ेगी, जीरो, और मैं क्या निकालूंगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और इसको क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक जीरो कर दी थी। एक और लेयर ऐड कर दी मैंने इसमें, सच्चाई की एक और लेयर ऐड, क्योंकि एक साथ सारा सच बता दूंगा उल्टी कर दोगे। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए वी जीरो, उसके लिए मुझे एफ एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा, और इसीलिए ये डेफिनेशन जस्टिफाई होती है फोर्स की, फोर्स इज इंटरेक्टिंग एजेंट ऑफ एनर्जी। कौन खिलवाड़ कर सकता है एनर्जी के साथ, सिर्फ फोर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरेक्टिंग एजेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर मुझे एनर्जी तक कोई संदेशा पहुंचाना है कि कम हो जाओ, घट जाओ, बढ़ जाओ, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाओ, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाओ, टोटल मैकेनिकल कंजर्व हो जाओ, ये सारे संदेश जो भेजे जाते हैं किसके थ्रू भेजे जाते हैं, फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं, पहली चीज बताओ क्या निकालना चाहोगे, सबसे पहली चीज चारों में से क्या निकालना चाहोगे, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम निकालते हैं। ठीक है, आओ। मुझे अगर ये निकालना तो इस बार वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं निकालना चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि इस बार एफ डॉट डी एक्स में जीरो एंगल कब बनेगा, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लूं, और कहां से कहां तक लेके जाना है मुझे, इन्फिनिटी से आर। ये क्या लिखा जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, इसको बोल दो क्यू वन, इसको बोल दो क्यू टू। अब नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं किसी भी एक्स दूरी की बात कर रहा हूं, उस एक्स से आर पे लाना है। शुरुआत कहां से किए थे हम, इन्फिनिटी से, ला कहां रहे हैं, आर पे। तो अब क्या होगा, इनटू डीएक्स, और अब एक माइनस किसकी वजह से आएगा, क्योंकि Q2 का नेगेटिव है साइन, Q2 का साइन, क्या मुझे यहाँ नेगेटिव लिखना चाहिए। अब एक और बात सीखो, यहाँ पे भी एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है। छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि इस फॉर्मूले में कब ये सिंबल के साथ लिखना है, कब ये सिंबल के साथ नहीं लिखना। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है तो मैं हमेशा सिंबल के साथ लिखता हूँ उसको। पता है क्यों सिंबल के साथ लिखता हूँ, क्योंकि हम सिंबल इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने फोर्स की डायरेक्शन सेंस वाइज ले ली ना, मैंने यहाँ पे वेक्टर को सेंसिबली सोल्व कर लिया ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वेक्टर्स को सेंस लगा के सोल्व किया है, तो मेरे को पता है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। वो कब मुझे पता लगा, जब चार्ज नेगेटिव था। अगर ये नेगेटिव ना होता तो मैं कैसे बताता कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डीएक्स की डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पे साइन इंक्लूड, और मैंने यहाँ तो साइन इंक्लूड किया नहीं, और तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दे दिया, तो उस एनर्जी में जो Q1 Q2 आएंगे उसमें वापस साइन रखोगे असली बात निकालने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ साइन रख के नहीं लाया डेरिवेशन में। इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि किस लहजे और किस तरीके से तुमने डेरिवेशन की है उस हिसाब से एंड फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब तुम्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो मैं डेरिवेशन करके लाया था उसमें मैंने चार्ज का साइन, तो जो डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले में चार्ज का सिंबल इंक्लूड, जब तुम फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो तब इंक्लूड करोगे। ये भी मुद्दा क्लियर कि पोटेंशियल एनर्जी में सिंबल के साथ क्यों रखा जाता है। अच्छा, अगर ईपी में वेक्टर लगाऊं, सेंस के हिसाब से सोल्व ना करूं, वेक्टर अलजेब्रा लगा के सोल्व करूं, तो वहां पे तो मैं चार्ज सिंबल के साथ रखूंगा ना। और अब जो फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल का, उसमें मुझे चार्ज का सिंबल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये तो सिंपल सिचुएशन है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई, वहां कैसे वेक्टर लीगली सोल्व करोगे, इसलिए इसको सेंस से सोल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, चार्ज का साइन बाद में रख लेते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में। ऑल एक्सप्लेन, इतना सभी एक भी पैसे का डाउट बचा हो
अभी गोगो मास्टर पक्का, नहीं गोरे वाला। ठीक है, सुलझाइए अभी से, वही आएगा जो पहले आया था बस, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स में ये रखोगे तो क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ये तुमने क्या निकाला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ये चार्ज माइनस क्यू टू इस क्यू वन की हिसाब से खुद से नहीं आया, इसकी विल पे आया, खींचा है पकड़ के इसने, सही है। तो जब इसने इसको पकड़ के खींचा है तो इसकी विल पे अगर ये आया है तो एनर्जी भी इसी ने अपने वाली खर्च करी होगी। और एनर्जी खर्च करके एनर्जी घटती है या बढ़ती है? घटती है। और हर सिस्टम का एक ही सपना है, अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब घट रही है, इसको खींच के, इसको दूर भगा के, इसीलिए टू नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहां पे इस जगह पे ये इसको क्यों धक्का मार रहा था, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तब घटेगी जब ये इस पे काम करेगा। अब मैं इसे रिलीज कर दूं और एक्सटर्नल एजेंट पिक्चर से हट जाए, अब कौन काम करेगा Q2 पे, Q1। और अब Q1 के थ्रू Q2 पे वर्क डन कितना आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हियर विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसकी एनर्जी घट रही है, और ऐसा करने से क्या होगा, उसकी मिनिमम पोटेंशियल स्टेट अचीव होगी। सारी बातें क्लियर है क्या, पक्का? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इसी की विल पे काम हुआ है। वर्क डन किसने किया है इस बार, Q1 ने वर्क डन किया है, किस पे, Q2 पे। तो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, इसको एनर्जी मिल रही है, इसको एनर्जी। तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या है यहाँ, बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जब ये सिस्टम बनेगा तो Q1 ने अपनी एनर्जी खर्च की, निकाल दी, किसको मिली, मुझे। ठीक है, जैसे घर में बिजली कैसे आती है, एनर्जी तो है ना, कन्वर्ट होगी तो आती होगी। ऐसे थोड़ी ना किसी ने बोरी में बिजली बांध रखी है, ऐसे कन्वर्ट होके आती होगी ना। अब वो कन्वर्ट कहां से किया हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके, पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर करके इलेक्ट्रीफाई कर दिया, बस। समझना क्या हुआ, अगर ये मार्कर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, वर्क डन बाय सिस्टम कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चलो क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ कितना है, नेगेटिव। कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, मुझे एनर्जी मिली है ऐसा होने से, ऐसा होने से मुझे एनर्जी। अगर तुम्हें इस बात से प्रूफ नहीं पता लगेगा, मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ पता लगेगा। यहाँ टरबाइन लगाओ, इस हाइट को 45-50 मीटर कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब ऐसा आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं, 500 मीटर कर दो, ठीक है। ऊपर से 15-16 गैलन पानी गिराओ, क्या पानी का एक एक मॉलिक्यूल एक्सेलरेट करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? यहाँ टरबाइन लगा दो, टरबाइन पता है ना, ऐसे एक पंखड़ी होती है, जैसे ही पानी इस एंड पे गिरेगा, क्या घूमेगा? कहाँ से घूमा, इसको एनर्जी किसने दी घूमने के लिए, ये मैकेनिकल एनर्जी आई कहाँ से इसके पास। तो क्या ऐसा करने से मुझे एनर्जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव। हुआ रिलेट? इसको किसने बुलाया Q2 को, Q1 ने, खुद से। हाँ, इसकी विल पे काम हुआ है, तो Q1 ने कैसा काम करा, पॉजिटिव। और एक्सटर्नल एजेंट को क्या ऐसा करने पे, ऐसा होने पे, करने पे नहीं, ऐसा होने पे एनर्जी मिली होगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन दिस सिस्टम क्या बना, नेगेटिव। समझ आया? तो वर्क डन ऑन सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव, मींस मुझे ऐसा करने से एनर्जी मिली। इसका मतलब मैंने कुछ नहीं करा, फोकट में ये काम हुआ है और मैंने उसका श्रेय ले लिया और एनर्जी खा लिया। आया समझ में कुछ कुछ? क्लियर है? एक बात पक्का? ऐसे तुम हर बार बोलते हो, आज तक तुमने कभी बोला नहीं आया, हर बार आ जाता है तुम्हें। वर्क डन, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव है इस बार। हाँ, इस बार क्या पॉजिटिव है,
हाँ, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी लूज कर दी, इसने काम किया, इसकी विल पे काम हो रहा है। ये सारी बातें क्लियर है? पच गई हैं? बहुत धीरे धीरे खिलाई गई है, पची? आइए जनाब इस पे, अब इस पे आ जाओ। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, या फिर वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ये कैसे चार्ज थे? पॉजिटिव नेगेटिव। पास में तो खुद ही आगे बैठे होंगे, पास में तो के खुद से अब दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक को पकड़ के दूर ले जाऊं तो ऐसा करने पे मुझे किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो मुझे किसी अपोजिशन फैक्टर के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो? तो इस बार वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऑन सिस्टम पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं, मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है और सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही है। समझ पाए? पक्का? तो मैं कैसा काम कर रहा हूँ? पॉजिटिव। कैसा काम कर रहा हूँ? पॉजिटिव। क्लियर है? क्या उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से जितने बनने में लगी होगी? एनर्जी कंजर्व है, तो जितनी एनर्जी बनने में लगी होगी उतनी रिलीज होगी। क्लियर है? तो मुझे बताओ, यहां से इंफिनिटी ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा? उतना ही तो जितना इंफिनिटी से यहां आने में लगा होगा। और इंफिनिटी से यहां आने में नेगेटिव वर्क डन लगा होगा, पॉजिटिव वर्क डन? नेगेटिव। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, मैंने इसको इंफिनिटी से यहां लाने में कैसा काम किया होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और यहां से यहां लाने में कैसा वर्क डन लगेगा? तो सिंबल का ही तो फर्क है। तो एक काम करते हैं, सिस्टम को पहले बनाते हैं। तो बनाने में कितनी एनर्जी लगी? तो यहां से यहां ले जाने में कितनी एनर्जी लगेगी? आंसर लगा लो फॉर्मूले। जब तक समझ नहीं आएगी रहेंगे टंगे रहेंगे ऐसे सवाल। ये तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी से ही प्रूव कर दिया, जहां पे तुम्हारे पढ़ाई की अंतकाल की दुनिया सिर्फ इसमें लगी है कि फॉर्मूले याद करो, स्पीड बढ़ाओ, न्यूमेरिकल करो। कर लो, बता रखे हैं सारे फॉर्मूले। अगर मैं फॉर्मूले लिखे भी दूं, जो कि लिखे हुए भी हैं, क्या उखाड़ लिया तुमने इस बी क्वेश्चन का? सब्जेक्ट की डिमांड ही है ये, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है उसकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। अब खुद सोचो, ऐसा सोचने में, आज तो तुमने पहली बार सीखा, लेकिन अगर तुम्हें ये बात पता है अब, और तुम्हें ऐसी बात सोचनी पड़ेगी, कितना टाइम लगाओगे इसका आंसर करने में? ऊपर वाले का आंसर आया -0.7। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते में यहां तक खत्म नहीं करोगे, आंसर लिख दोगे प्लस का 0.7। हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड? मिली सेकेंड, सेकेंड में लगी। तो फॉर्मूला तेज करता है, अंडरस्टैंडिंग तेज करती है क्वेश्चन सॉल्विंग में? अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूला खुद अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, और तुमने अंडरस्टैंडिंग ही पकड़ ली, तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं। और बताओ, और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अगले वाला, सपोज दैट द सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसने बोला है A1/r²। ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए की वैल्यू उसने इतनी दे दी। ए की वैल्यू पता है, मान लो कोई कांस्टेंट। व्हाट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन वुड बी? तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है? वो एनर्जी पूछ रहा है। सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब ऊपर वाले ही चार्ज है, 7 और -2। ठीक है, इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो सेटअप है दिख रहा है, -9 और 9, इसको किस में प्लेस कर दिया मैंने? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेल दिया इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारी दुनिया में काम करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये जो ए है इसकी वैल्यू दे रखी है उसमें। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब Q डेल्टा V। पोटेंशियल क्या है सिस्टम की, क्या निकल नहीं पाएगी? फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, KQ/R। पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम इज KQ/R, पोटेंशियल एनर्जी इज KQ/R। इससे प्रूफ हो जाएगा वो, इससे प्रूफ भी हो जाएगा। डेल्टा V क्या आएगा? KQ1/R, और ये Q2 लिखा होगा, R वही तो आया। तुम खुद सोचो, इन तीनों सवालों में फर्क ही नहीं था, सेम बात पूछ ली अगले ने, बस भाषा बदल दी और तुम फैल गए। मत फैला करो ना।
तू तो खैर अदरक की तरह पहन रहा। पता नहीं भाई कब शर्म आएगी तुम्हें कब नहीं। थोड़ा बुरा बुरा मान लिया करो, मेरी बातों को पढ़ लिया करो, दिल पे लगा लिया करो थोड़ी सी, क्या दिक्कत है। तभी भरा बैठा है तेरा गल्ला है। ये पीछे से सबके परदादा बोल रहे हैं बहुत हेल्दी है। ऐसी हालत पता है कब होती है? ओल्ड एज में, जब 18-20 दिन बचे हो बस। कोई नहीं, पर मुझे इतना पता है ऐसे पकड़ के ऐसे फेंका जा सकता है तेरे को। छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं इस लायक, तुझे पता है। यहाँ दो। तू उससे भी बदतर है, अब सोच। अब सोच तू उससे भी बदतर है। मतलब इतना गया गजरा हो चुका है तू, तू दुश्मन कहलाने लायक भी नहीं है अब। सोच, कम से कम ये वाली बात तो दिल पे लगा। ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, चर्बी इतनी आ जाती है आगे। भर ला अंदर से। हाँ, इसमें इसमें बताओ क्या करोगे। देखो ऐसे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैं तो कोई सा भी कर लूंगा। और तुम पढ़ के आए नहीं हो। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझने में ही आधा घंटा लगेगा। फायदा नहीं है यार, मतलब आया मत करो करो ऐसे। मजा नहीं आता बिल्कुल भी। कोई रीजन समझ नहीं आता फिर मुझे पढ़ाने पढ़ाने का। कोई रीजन समझ नहीं आता। कब करना था वो? अच्छा, इसमें मेरी गलती है, सॉरी। तूने अगस्त में आके पहला चैप्टर करा है, मेरी गलती। तू ये देख रहा है, ये देखता है। जो तू देख रहा है मैं खुद नहीं देख रहा हूँ उसे। अच्छा, दिख जाते हैं कभी कभार। भाई पढ़ भी लिया कर, पढ़ लिया कर। व्यूज से पैसा नहीं आएगा, तेरे रिजल्ट से आएगा। और सच सुनना है। नहीं, रिजल्ट आएगा तो फिर मैं जाऊंगा, ये देखो ये आदमी 11वीं में पैसे देके पास हुआ है, 12वीं में मेरे पास आया, मैंने टॉप लगवा दिया। अच्छा लगेगा ना ये बताते हुए? वो इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि वो पढ़ के आया घर से, तू नहीं आया। चलो एक बार आज, आज तो तुमने टाइम खराब ही करा है, बहुत टाइम खराब कर दिया। आओ नोट्स बनाना, देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, समझना ध्यान से। जैसे मान लो कोई भी स्लाइड खोल लेते हो पिछली क्लास की, यही इसी से ही करा करो। जैसे पहले ये बता लेंगे, सारी उल्टी सीधे कामों में क्यूरियोसिटी है तेरी। तो दूसरों के बारे में जानना जिस दिन छोड़ देगा ना, उस दिन आधी जिंदगी अपनी जीना शुरू कर देगा। देखो सामने सब, जैसे मान लो ये मैंने पढ़ा दिया, आज की क्लास में मान लो ये पढ़ाया मैंने। अगर तुमने आज की क्लास में तमीज में पढ़ा और तुम्हें समझ में आया, ये पूरी चीज वापस घर जाके पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? चलो मान लिया 1 मिनट, इसकी बात ऊपर रख ली, 1 मिनट, 1 मिनट लगा। अब जब तुम्हें 1 मिनट लगा है, तो 1 मिनट इसलिए लगा ना क्योंकि तुमने समझ के कुछ सोच के इसको पढ़ा होगा। इसको हटा दो अपनी नजरों से, अब पढ़ ली ना ये स्लाइड, अपनी नजरों से हटा दो, खाली पन्ने पे आ जाओ। पढ़ा है ना, तमीज में पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, लिख दो जो याद है। मुझे स्टेप नहीं रटने हैं, मुझे क्या याद है, तरीका याद है कि अगर सीरीज में है तो कैसे जोड़ते हैं डायरेक्टली। सीरीज कॉम्बिनेशन है, और फॉर्मूला क्या होता है थर्मल का, और मैं तभी निकाल पाऊंगा जब कंपैरिजन टेम्परेचर का सेम रहेगा, वरना कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा ना।
ऐसे तुम बोलोगे केजी में एक बच्चा पढ़ता है और तुम 12वीं में हो, तुम्हारे 12वीं में 70% आया, केजी वाले के 98% आया, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? कैसे कंपैरिजन हो पाएगा? क्लास तो सेम लाओ पहले, तो डेल्टा टी सेम होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा कि किसका कोफिशिएंट ज्यादा है किसका कोफिशिएंट कम है, तभी कंपैरिजन होगा। अच्छा अब आर की मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन था क्या मेरे पास? अब यहाँ पे सोच के देखो, मल्टीप्लाई करने के अलावा और कुछ ऑप्शन था मेरे पास? इस लाइन से अगली लाइन क्या लिखते? बेबुद्धि का बैल भी बता देगा कि यही लाइन आएगी, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकती। क्लियर है? तो तुम्हारी अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इस स्टेप पे, खुद है ना? अब तुम्हें बताया ये खुद इन दोनों का समेशन है, डेल्टा टी सेम था, और ये जो अल्फा और ये वाले जो आ रही है खुद किसके बराबर है? R1 प्लस R2। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? ये तुमने खुद लिखा है, और जो तुमने अभी अभी परफॉर्म किया उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉलिंग। एक होता है रिवाइज करना, एक होता है एक्टिवली रिकॉल करना। तो रिवीजन बाय एक्टिव रिकॉल इज मच फार सुपीरियर देन रोट लर्निंग। इसमें क्या होता है, तुम एक एक स्टेप मैप करोगे अपने दिमाग में, याद करोगे एक एक स्टेप को कि पहले ये आता है, पहले आता है, पहले आता है, या फिर तुम इसे रिवाइज करते टाइम पढ़ लोगे जस्ट, वो दिमाग में रिटेंशन ना ही नहीं पाएगी उसकी उतनी अच्छी। लेकिन जब तुम्हारी नजरों के सामने ये है ही नहीं और सब कुछ गायब है, और फिर तुम लिख पा रहे हो, तो अब तुम्हारे दिमाग में स्टोर होगा। क्यों स्टोर होगा? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसको एज ए इंपॉर्टेंट थिंग एज्यूम करेगा, और हम सिर्फ अपने दिमाग में वही स्टोर कर पाते हैं जो हमारा दिमाग प्रेफर करता है, इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम्हें तुम्हारा दिमाग फील ही नहीं करेगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो स्टोर भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरे पेज पे आए, 1 मिनट इसमें लगा, फिर खाली पन्ना लिया, जो तुमने भरा है दिमाग के अंदर वापस से लिख दिया। अभी शुरुआत में लगेगा टाइम, अभी तो 1-1 मिनट लग रहा है। ऐसे कितने पेज है इसमें? 13 पेज है, 13 मिनट। ये भी लिखोगे क्या? 12 पेज, मतलब 12 मिनट तो तुम्हें रिवाइज करने में लगी, और 24 मिनट में मान लेता हूं तुम्हें एक्टिवली रिकॉल करने में लगी। मान लेता हूं 24 मिनट शुरुआत में एरर करेक्शन के साथ, 24 + 12 36 मिनट, ऑलमोस्ट आधा घंटा। ना कोई नोट्स बने ना कुछ, दिमाग में बढ़िया मजबूत चीज स्टोर हो गई है, समझ में भी आती है, कॉन्फिडेंस भी है, बिना देखे लिख भी पा रहे हो गया आधा घंटा, मोर देन इनफ। आधे घंटे में तुम्हारी क्लास बिल्कुल ऐसे कंटेस्ट होगी जैसे मुझे है। अब उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे को दोबारा लिख के देख लो, आधा घंटा वो मान लेता हूँ, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा। इस 1 घंटे में तुमने परमानेंटली स्टोर कर लिया अपने दिमाग में चीजें। इस 1 घंटे में, 24 घंटे में बस 1 घंटा इन्वेस्ट किया और परमानेंटली स्टोर हो गई है, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं। आ रहा है कुछ समझ में? अब शुरुआत में तो लग रहा है टाइम, शुरुआत में लग रहा है 1 घंटा, शुरुआत में कितना लग रहा है? फिर तुम्हें जब हैबिट पड़ जाएगी एक्टिव रिकॉल की, तो तुम्हारा दिमाग ये भी तो है, साला का रोज का काम है ये करता है ये। अब तुम्हारा दिमाग हैबिचुअल हो चुका है एक्टिव रिकॉल करने के लिए। अब जिस काम में तुम्हें आधा घंटा लग रहा है वो 6-7 मिनट में करके लग मारेगा, फिर तुम्हारी रिटेंशन रेट बढ़ जाएगी। फिर तुम बोलोगे कि 12 की 12 एक साथ पढ़ लेते हैं 3 मिनट में, 3-4 मिनट में लिख लिया, 6 मिनट में खेल खत्म। गैमेट बढ़ा ना, दिमाग को घिसने से दिमाग बढ़ा। आया समझ? फिर 24 घंटे के अंदर अंदर जब तुम दोबारा उसे करोगे, तुम्हारा दिमाग इतना आलस में होगा, साला आता तो ही क्या करे, लिख देते फटाफट लिखे, स्टेप स्किप कर करके लिखने लगोगे। और जब स्टेप स्किप करोगे तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप उस लेवल पे होगा, तुम्हें अपने आप पता होगा कि कौन सी चीज क्रूशियल है, कौन सा पॉइंट क्रूशियल है उस डेरिवेशन में। फिर तुम्हें पता होगा कि ये सारे के सारे स्टेप दिखाने के थे, मेन मुद्दा तो ये वाली लाइन है, ये पहचानना शुरू कर देगा तुम्हारा दिमाग। अब 6-6 मिनट में पढ़ाई होने लग गई तुम्हारी, बाकी टाइम क्या करोगे? क्वेश्चन सोल्व। फिर क्वेश्चन सोल्व करने में, अब तुम्हें एक्टिव रिकॉलिंग की तो आदत है ना, तो तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया नहीं हुआ, तीसरा कॉन्सेप्ट लगाया नहीं हुआ, एक चैप्टर में 40 कॉन्सेप्ट है, 40 के 40 लगा दिए क्वेश्चन करने में, कितनी बार रिवाइज हो गया? कौन से नोट्स, कैसे नोट्स? प्रॉब्लम सोल्विंग पीक पे है, माइंड रिटेंशन रेट बिल्कुल अच्छे लेवल पे चल रहा है, अलग ही हटके दिखोगे।
कि पता नहीं क्या खाता है ये भाई, इसका बुद्धि बहुत तेज चलती है। ये तरीका अपनाना होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि एसएसटी तो नहीं पढ़ रहे हो तुम, देखो है ना, फला में ये, फला में वो, ये जगह यहाँ, ज्योग्राफी में ये, रटना ही है, क्या लॉजिक है उसमें। अब दिल्ली कहाँ है, अरावली हिल्स थी यहाँ पे, थी भाई, क्या करे अब। कुतुब मीनार खड़ा है, खड़ा है, कितने एंगल पे खड़ा है, तुम क्या करे अब। कोई लॉजिक थोड़ी ना है उस बात का, बना दिया। वहां पे रटना ही ऑप्शन है, तो वहां पे नोट चाहिए तुम्हें। यहाँ नोट से क्या होगा, मैं कह रहा हूँ अगर ये जितने भी स्लाइड है सारी की सारी, अगर मैं एक पीडीएफ बना के तुम्हें दे दूं और तुम्हारा पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लूं और बोलूं कि इस पीडीएफ में से चीटिंग कर सकते हो, नंबर नहीं आएंगे। और उल्टा डाइवर्ट हो जाओगे। डाइवर्ट कैसे हो जाओगे, कि तुमने क्वेश्चन नंबर बनाया, तुम खुद से सॉल्व कर सकते थे उसको, बट नहीं, तुमने पीडीएफ से ढूंढा और रिलेट कर नहीं पाए, एक ही क्वेश्चन में पूरी पीडीएफ पढ़ने में सारा टाइम लग गया। बट वहीं पे अगर कोई जीके का पेपर आता है और उसमें तुम्हें ये वाली स्लाइड प्रोवाइड, पूरे मतलब पूरे लेके आओगे 1 घंटे के अंदर अंदर। तो जब ये सब्जेक्ट अलग है उस वाले सब्जेक्ट से, तो तरीका भी तो अलग होगा ना पढ़ने का। पर नहीं, दुनिया लगी पड़ी है जीके की तरह पढ़ाने में, फिजिक्स भी, यही मैथ्स के साथ है, यही केमिस्ट्री के साथ है। तीनों सब्जेक्ट का पढ़ाने का लहजा अलग है, पढ़ने का लहजा अलग है, क्योंकि जब ये पढ़े ही अलग तरीके से जाते हैं तो पढ़ाने भी उसी तरीके से चाहिए ना। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट कंफर्टेबल है, और इसीलिए शुरुआत में 2-3 बच्चे बोल के हट भी गए थे, उनके पेरेंट्स के मुंह से ये बात आई थी कि सर बच्चा प्रेशर बहुत ले रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि बिना नोट डाउन किए, बिना कुछ किए, बिना नोट्स बनाए, बिना रजिस्टर बनाए हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। वो बताए क्या करते थे, वीडियो देखते थे, पॉज करते थे, एक एक बात लिखते थे। फिर शिकायत, इनकी भी यही शिकायत थी कि सर 3 घंटे की वीडियो है, 2x पे तो आप ही बोलते हो, और 1 घंटे की वीडियो देखने में हमें खुद 3 घंटे लग जाते हैं, 9 घंटे तो वीडियो देखने में लग गए आपकी। ये क्या बदतमीजी है। आती थी ना दिक्कत, अब तो नहीं है, वो हो गई दूर। एक हाँ, वीडियो समझदार बच्चा ही करेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। वो बस ये कोई एब्सेंट हो रहा है, या फिर कोई पॉइंट भूल गए, या फिर वो एक्सप्लेनेशन भूल गए हो, 100 बातें हैं। आया समझ, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनाने हैं नोट्स, प्रैक्टिस करनी है। तुम बिना देखे लिख पा रहे हो, वो चीज टेस्ट आउट करनी है, वही नोट्स है। और पढ़ना लिखना वो वाला नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो, अरे सर ने तो ये वाला स्टेप लिखा तो मैं भी लिखूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टेप तो मैं लिख ही लूंगा, स्किप करो, मत लिखो, अगली बात लिखो। हाँ, जैसे एग्जांपल, मैंने ये वाली डेरिवेशन करी है ना, मैं चाहूँ तो मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा ही नहीं, मैं ईपी मनी वन में बोल दूंगा कि ये किसके बराबर है, R1 + R2, अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, नीचे पटक दो ना इसको, मल्टीप्लीकेशन में हो तो कर दिया ना एक स्टेप स्किप, अपने आप करोगे ये स्टेप स्किप। लेकिन जब पेपर में दोगे आंसर, तब नहीं करोगे स्किप। और तुम्हें बात पता होगी, तुम में होगी उतनी अकल, तुम्हें अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए पता कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, और पेपर के लिए तुम्हें पता है मुझे एक एक लाइन लिखनी है, खेला ही खत्म है। इतना मुश्किल नहीं है खेल जितना तुम समझ रहे हो। जो सीबीएसई की बता, सीबीएसई लेवल टफ ले रहे हो यार, तुम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, किताब है कोई वो पढ़ने वाली। अब तो बिल्कुल भी नहीं बची, पहले तो थी, एक बार को मान लेते हैं, अब से 10-15 साल पहले ठीक थी, अब तो उतनी भी नहीं बची। उसमें विकेट गिर रहे हैं तुम्हारे, बताओ। कल क्लास रख दूं क्या, कितने बजे से कितने बजे तक है कल रक्षाबंधन, क्या सीन है कल, बताना। पूरे दिन है, नहीं जब तूने पूरा दिन बोला मेरे को लगा ऐसे लाइन में 1000-1500 लेडीज होंगी। परसों हाथ में इसके खुद गांठ लगी पाएगी, बहुत बांध दिया सर। क्या, कहाँ से, बैग, पिन्नी, रैपर, गिफ्ट रैप, किस चीज में से यार। ये कह रहे हैं रात को, तो पिछली रात भी तो हो सकती है ना, वो जब डब्बे में रैप होती है और ये पिछली रात को राखी चुरा के देख रहा है, अच्छा ऐसी दिखती है।
राखी की बात हो रही थी भाई। बताओ यार। हाँ हाँ हाँ, वहां तुम जा नहीं सकते। ये होता है जाटों का फायदा होने का, क्योंकि फैमिली बहुत कलेशी होती है आपस में। आधे टाइम तो इनकी लड़ाई चल रही होती है। 18 रिश्तेदार है, उसमें से 10 के साथ लड़ाई है, 8 के साथ मनमुटाव है। तेरा काम क्या होता है, तेरे घर पे क्या करे? तेरा पापा की, इसका नाम विवेक है। ये कह रहा है इसके पापा की बहन घर पे आ जाती है, ज्यादा हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुझे पता है ना किस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है? निकाल लियो क्लिप, इसके घर में दिखा दियो। और अगर ब्लैकमेल करे पैसे दे दियो मेरे को, आइडिया मेरा। हाँ तो फिर संडे को रख लो भाई, और क्या करे। अरे यार, इसके घर में नहीं हो रहे ना कलेश, इसके यहाँ बनती है हर जगह से राखियां। अच्छा वो सारी बातें ठीक है, बट थोड़ा सा बस ये पॉइंट समझना कि राखी बांधने से रक्षा नहीं होती, कामयाब होने से होती है। बस इतना याद रखना। अगर तुम किसी की रक्षा करना चाहते हो तो तुम उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, मेहनत करके कामयाब हो जाओ। राखी बांधना कोई सेक्रीफाइस, रक्षा करना नहीं होता। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है अपनी बहन से तो उसके लिए कामयाब बनो, वो है असली प्रोटेक्शन। उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, राखी बांधने में तो लगती भी नहीं। एक 500 रुपए की मेहनत और एक जिंदगी भर का सेक्रीफाइस, कौन ज्यादा बड़ा है तुम देख लो। तो जिंदगी तेरी पूरी जिंदगी 3500 के अंदर सिमटी हुई है बस। मतलब तू पूरा जीवन लगा के 3500 भी नहीं कमा पाएगा। अरे तो ऐसा आदमी बनना साल के 35 लाख रुपए कमा, उसमें से हर महीने 35 हजार रुपए बहन को दे दे, वो है असली रक्षा। और क्या, पूरी सपोर्ट है। कुछ दिक्कत आ रही है, हाथापाई हो रही है, 35 हजार रुपए बैठा में जाके दे दो, पूरी प्रोटेक्शन है। बस ये होती है असली चीजें। खैर मैं तो बैठा ही जानता हूँ, मैं तो वहीं से बुलाता था। बढ़िया इलाका है वैसे बैठा बैठा। वो बंदूक और इन सब की कट्टे वगैरह चक्कू वगैरह इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, पेंचकस ही लेके घूमते हैं वो। पेंचकस लेके घूमते हैं, वही बहुत है। क्या? हाँ तो पेंचकस बतेरा है ना तुम, तभी तो। जिसके पास चक्कू है वो नहीं लड़ता उनसे, क्योंकि उन्हें पता है उसके पास पेंचकस है। तो है उनका, वो है ना कि अ टूल इज एज गुड एज इट्स ऑपरेटर। इतना बढ़िया हो चक्कू चलाने नहीं जानता जितना बढ़िया हो पेचकस चलाना जानता है। वो छोड़ भाई, मैं तो मेरे तो ऐसे जानने वाले भी थे ना कि बाइक की चाबी, अगले वाले के पास कट्टा है, इसके पास बाइक की चाबी, पर गुदा इसमें ज्यादा है। वो कट्टा चला नहीं पाया, इसने जाके बाइक की चाबी उसके सर में डाल दी। कर लो क्या कर रहे हो। तो अब खुद देख लेना, एक चाबी वाला बंदा बंदूक वाले को पेल गया। नहीं उनको एक्साइटमेंट मिलती है करने से, उनका डोपामिन यही है। और टास्क कंप्लीट होने के बाद सेरोटोनिन पीक पे होता है उनका। तेरे भाई ने चाबी से कर दिया काम। आज चाबी बाइक में नहीं लगाई, आज चाबी सर में लगाई, घुमाई भी, बंदा स्टार्ट भी हुआ। तो इन शॉर्ट अगली क्लास में तुम्हें पता है किस किस को आना है किस किस को नहीं आना। पहली चीज तो आना कब है वो तो बाद की बात है, पर अब तुम्हें पता है किसको आना है किसको नहीं आना। जो एक काम करके लाएगा उसको आना, अगली बार डिस्कशन करूंगा मैं। पूरा चैप्टर खत्म करना है ये। टू पूरा करके आना, टू में क्या क्या करके आना है दोबारा से बता देता हूँ, 1 करोड़ बार बता चुका हूँ। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, लेवल अप शीट, सब। तो कितनी शीट है टोटल? 4 शीट है एक चैप्टर से करने को। हाँ, कैपेसिटेंस में हम लेवल अप भी कर लो, क्योंकि लेवल अप जो मैंने भेजी है उसमें पोटेंशियल कैपेसिटर दोनों है ना, दोनों निपटा लो, क्योंकि मैंने कैपेसिटर भी करा दिया, दोनों डिस्कस कर लेंगे।
अब संडे को कितने बजे रखनी है बोलो? कभी भी रख लेना। अरे यार एक तो उधर की छोड़ दे। कह रहा सिंपली, कह रहा मर जाएगा। ठीक है कोई नहीं। कितनी बार बताएगा भाई, कानों से खून आ गया। 36वीं बार बता रहा है, यही बताता रहता है हर बार। उस आदमी का इंट्रो ही ऐसे देना चालू कर दिया इसने, जैसे वो नहीं था मेरी एक टांग नकली है, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। शाम को, फिर शाम को 3 बजे भाई, शाम को 3 बजे। संडे को 3 बजे है फिर शाम को। एक बात बताऊं वैसे, सुन। चुप रही हो, चुप रही हो। फैक्ट ये है कि जैसे वो बच्चा पिटा, वो अपनी कमी की वजह से पिटा है, रीजन है। चुप रहे, चुप रहे। मान ले तेरे को सब आता है, सभी तो आता है। तू मान ले फिजिक्स यहाँ पढ़ रहा है, और जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तेरे को आ गया, और तूने बोला वो वाले सर फिजिक्स बढ़िया पढ़ाते हैं। तेरे को कोई तब तक पीट ही नहीं सकता जब तक वो ये वेरीफाई ना कर ले कि मैं कैसे भी पढ़ाता हूँ तेरे को कुछ नहीं आता। अगर तेरे को सारी चीजें आती हैं तो वाकई में दूसरे वाले टीचर का मुंह बंद करा सकता है अपने नॉलेज से। वो टीचर क्लास के खुद का सर फोड़ सकता है, तुझे कुछ नहीं कह सकता। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम तो भाई जिस लेवल की चिरान थे हम, एकदम जहरी आदमी। टीचर ऐसे हमसे देख के दूर भाग रहे हैं कि भाई इन बच्चों से नहीं। अब दिक्कत ये है ना, मैं नहीं मार सकता, है दिक्कत। दिक्कत ये है मैं मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मारा फिर 4-5 बच्चे बंदी हो जाएगा पूरा। हल्का पड़ता नहीं ना मेरा हाथ, यही दिक्कत है बस। हाँ तो उनका ही है, उनको पता है भाई हम पूरी पूरी की पूरी जान लगा के गुस्से में मार भी दिया अगर हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। बंदे का गाल ही लाल होगा बस। दिक्कत ये है अगर मैं हल्का सा भी फ्रस्ट्रेट होकर मारा, ज्यादा भी नहीं, तो ये तो कान से या नाक से कहीं से तो खून पक्का आ जाएगा, तो वो इंजरी में गिना जाएगा। फिर वो आ जाएगा वायलेंस के अंदर, ना कि तुम्हें सुधारने के अंदर। मैं क्यों इतने टेंशन पालू भाई? एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, 4 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, मेरे में नहीं है उतनी एनर्जी। एज भी तो देख फिर। रीजन पता है क्या है उसका? रीजन ये है कि मैं तुझे उठा के ऐसे नहीं है भगा दिया, मैंने भगाया है, पर एंड मोमेंट में जब मेरे को ये पता लग गया ना ये बच्चा 0 ही स्कोर करेगा, तो मैंने भगा ही दिया। जैसे अभी भी मैं तुम्हें चेतावनी दे दिया, अगली क्लास में वही आएगा जो ये काम करके लाएगा, वरना आना ही मत। तो मेरा थ्रेशोल्ड थोड़ा सा अच्छा है, कम नहीं है, ज्यादा है। तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी मेरे को परेशान करने के लिए, इजीली परेशान नहीं हो पाता मैं, नहीं पड़ता मेरे को ज्यादा फर्क। लेकिन अगर अगली क्लास में फिर से ऐसे ही मुंह उठा के बैठ गया और ये करके नहीं लाया, तो पहली बार तुम देखोगे कि बेइज्जती करना किसे कहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मन तो मेरा भी आज यही था, बट मैं कर लेता हूँ अपने मन के अगेंस्ट काम। अगर इतना भी याद नहीं रख पाएगा, तो जिस बात जो चीज मैंने आज तुझे सिखाई है, एक्टिव रिकॉल, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया तेरे? देख कितनी सारी चीजें लिखी है, देख यहाँ 1 2 3 4, 4 प्लस लगे हुए हैं, 4 माइनस लगे हुए हैं, 2 डंडे हैं। ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई यार, कैसे करेगा? इसे बता यार, 4 शीट है, एक चैप्टर है, इसे वही याद नहीं हो रहा करके क्या लाना है? टैटू बनवा इस पे। ठीक है भाई, दो पढ़ाई पे ध्यान दो, अगली क्लास में चैप्टर खत्म करने करना, उसके बाद मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको। ठीक है। और संडे को 3 बजे कोई क्लास नहीं है ना कहीं पे भी? यार दिन के बीच में ना फिर बिल्कुल ना इधर के ना उधर के रहते, मेरा पूरा दिन तुम्हारे में चला जाता है। तो तुम्हारे लिए थोड़ी जिंदा हूँ मैं।
तुमने ये मान लिया भाई ठीक है, इस आदमी का कितना टाइम खराब होता है, मैं तुमने खराब करके देख चुका, टाइम फायदा नहीं है। सुबह 8 बजे बुला लूंगा, 10 बजे तक तुम डिस्कस नहीं कर पाओगे पूरी शीट। आज कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं? हाँ तो तभी तो मैं फिर तभी तो नहीं रख रहा ना। घंटे के हिसाब से नहीं है भाई, पूरी शीट करनी है। हाँ सारी। अब मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारे ऊपर है कब तक करो। मुझे बताया ना, जैसे ये आदमी बैठा है, इसने बैठते ही बोल दिया सर 128 क्वेश्चनों में डाउट है। पेरेंट्स से कब मिलवाना? तो एक काम करते हैं ना, संडे क्लास की बजाय पीटीएम रखते हैं। हाँ, क्लास तो तुमने कर ली जितनी इंपॉर्टेंट थी, आज देख लिया मैंने। पीटीएम लाना भाई कल, कल नहीं परसों, संडे। नहीं ऐसा थोड़ी ना यार, यहाँ हालती पालती मार के बैठ जाऊंगा मैं। अरे भाई जिंदगी बर्बाद है। क्या? पूरी बर्बाद है। कौन सी इज्जत? दीमक की इज्जत होती है? दवाई डालते हैं उन पे तो। भाई संडे को तुम आ जाना। तुम मौका ही नहीं दे रहे। तुम में से किसी में इतना गूदा है कि तुम ये भाप पाओ कि ये आदमी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है आउट ऑफ एनी टीचर? तो किसी में इतना गूदा है दूसरे की क्लास हटा के मेरी रखवा दो? है? तो मेरे टाइम पे आओ, फिर मैं तुमसे पूछता ही क्यों हूं, किस टाइम आना है किस टाइम नहीं, बोलो। पर मुझे पता है कि मैं दुनिया में सबसे बढ़िया भी पढ़ा लूं, है ना, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुई है चीजें। रिजल्ट बच्चों के हाथ में है, आजकल बच्चा पढ़ा लिखा आता नहीं है। तो सारी बात यह है कि अगर मैं अपने हिसाब से टाइमिंग प्रोवाइड कर दूं, 50% अटेंडेंस गायब है। अब 5 का तो 50% होता भी फ्रैक्शन है। मैं तो अपनी मर्जी से 10 से, जब तक शीट नहीं होती, हाँ से जब तक शीट नहीं होती। एम्बियंट बढ़िया टाइमिंग है। अब बताओ कौन कौन है किसमें गुदा, कौन आ सकता है बताओ। क्या? हाँ, और क्या? फिर तो मैं ये बोलूंगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बताओ किस किस में डाउट है। असली डिस्कशन तो उसे ही बोलते हैं ना, कि मान लो 150 क्वेश्चन है, तो मैं 1 2 3 4 तुम्हें देख रहा हूँ, 4 5 6 ऐसे कर रहा हूँ, और जिसमें भी डाउट है हाथ खड़ा कर रहे हो तुम, वो करा दिया मैंने क्लियर। इसे कहते हैं डिस्कशन। आती कहाँ है तुम्हें? संडे को 10 देख लो, 100% अटेंडेंस। सौरभ, ये तो डाउट क्लास है, ऑनलाइन कहाँ से देख लेगा? मान ले तेरा कोई डाउट है, रुक जा, मान ले तेरा कोई डाउट है और तू है नहीं यहाँ, तो तेरा तो डाउट डिस्कस ही नहीं हुआ, तू क्या करेगा देख के? हम्म। हम्म। ऐसा कर लियो, या फिर एक काम करिए, उसका तो सारे डाउट क्लियर हो ही चुके होंगे, इससे पूछ लियो। ठीक है। एनसीईआरटी बस। चल ठीक है, एक बार बता पूरा क्या। चारों चीजें। ठीक है। मैं क्या दिक्कत लेता, दिक्कत तो तुझे होगी। ठीक है। नो पीटीएम, 10 बजे क्लास। लेकिन क्लास के बाद फिर मैं घर वालों से फोन पे ही बात कर लूंगा, सबके घर वालों से।